Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering Hindi language for the upcoming CBSE Direct Recruitment Examination. This is the 10th video in this video series and I'll be covering Alankar in this video. पहले अलंकार को इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच या ऑर्नामेंट्स या एम्बेलिशमेंट्स बोल सकते हैं. अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है, या अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है. तो पोएम्स वगैरह में इसको यूज़ करते हैं टू मेक द लैंग्वेज मोर अपीलिंग. ठीक है, अलंकार के बेसिकली दो टाइप के भेद होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शब्दालंकार और दूसरा है अर्था अलंकार. ठीक है. अलंकार के कुल भेद वैसे ओवरऑल 3 भेद मानते हैं अलंकार के. एक है शब्दा अलंकार, देन वी हैव अर्था अलंकार और उभया अलंकार. ठीक है, उभया अलंकार. शब्दालंकार क्या होता है? वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार या अभिव्यक्ति दिखाई देती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं. जैसे शब्दालंकार के भी 5 टाइप्स होते हैं, 5 भेद होते हैं. सबसे पहले वी हैव अनुप्रास अलंकार, फिर यमक अलंकार, फिर श्लेष. देखो इसको श्लश भी लिख सकते हैं, शलश अलंकार, और फिर है वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार. ठीक है, इसको हम लोग वीप्सा अलंकार बोलते हैं. इन टाइप्स के बारे में देख लेते हैं. अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, है ना, रिपीटेडली अगर एक चीज़ को लिखा है तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं. उदाहरण है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहु, छाया. है ना, तो इसमें क्या है, तो बार बार यूज कर रहे हैं. तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, एग्जाम्पल है फिगर ऑफ स्पीच का. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मुकुट महीपति मंदिर आए. तो म बार बार यूज कर रहे हैं, इसको अनुप्रास बोलते हैं. फिर है सेवक सचिव सुमंत बुलाए. फिर स. फिर है चारु चंद्र की चंचल किरणें, च. फिर खेल रही जल थल में. ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, आर र. चरण सरस खिले गए, चरण मर आएगा यहाँ पे, चरण भर खुल गए अरहर. ठीक है, ये गलत लिखा है, चरण मर खुल गए अरहर. तो इसमें भी जैसे आप देख रहे हैं ना, हम बार बार जो वर्ण को अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं. अनुप्रास अलंकार के भी 2 टाइप के भेद रहेंगे. एक रहेगा वर्णानुसार और दूसरा रहेगा शब्दानुसार. ठीक है, वर्णानुसार के क्या क्या भेद हैं, छेकानुप्रास, व्रतानुप्रास, व्रत्या अनुप्रास और फिर अत्यानुप्रास. ठीक है, और छेकानुप्रास के बारे में हम लोग देख लेते हैं. पहले एक वर्ण 2 बार आए, चाहे लगातार आए या छोड़कर आए, उसे हम लोग छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं. उदाहरण क्या है, चंद्र ही का चांद है या भाल का टीका. उसके बाद में रीजी रीजी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उड़े. तो ये सारे में जैसे र रिपीट हो रहा है, 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है, ह भी 2 बार रिपीट हुआ है. ये एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार का, और उसमें भी छेकानुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है. फिर है वचन विनीत मधुर रघुवर के. यहाँ पे रघुवर आएगा, तो व 2 बार रिपीट हुआ है. फिर कानून कठिन, नहीं ये भी गलत लिखा है यहाँ पे, ये देख लेते हैं. चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, तो ये भी वही हो जाएगा, च रिपीट हुआ है.
एक वर्ण 2 बार आए, चाहे लगातार आए या छोड़कर आए, उसको हम लोग छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है श्रव्यानुप्रास। यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत लिखी है, इसका नाम ये है ऋष्वानुप्रास अलंकार। इसमें ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो, जैसे एक ही उच्चारण स्थान हो, जैसे है दिनांत था, ये दिनांत डूबते, ये गलत लिखा है, क्या है दिनांत था, ये दिनांत डूबते। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, ता दिन दान दीन धन दानी। ठीक है, यहाँ पे द ही है, दान दीन धन दानी। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल्स ऑफ श्रव्यानुसार उपरास, श्रव्यानुप्रास और अलंकार का ये एग्जाम्पल है। इसमें इस शब्द में ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रत्यानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण प्रत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण होते हैं। ठीक है, सारे टाइप के जो भी अनुप्रास के अलंकार होते हैं ना, वो दे कम इन प्रत्यानुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल क्या है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो धीरे धीरे ध। फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो ठंडा ठ। ठीक है, फिर है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, में तुक बनती है, ये तुक है, उसमें एक कोई तुक बन जाती है, उन्हें हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे लगा दी किसी ने आकर आग, लगा दी किसी ने आकर आग। ठीक है, किसी ने, फिर नेक्स्ट क्या है, कहाँ था तू संशय के नाग, ये भी गलत लिखा है इधर। फिर है पवन तन्य संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। ठीक है, नेक्स्ट है राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर सुरभूप। ठीक है, तो कोई भी तुक बन रही है ना अगर, तो उसको हम लोग अंत्यानुप्रास अलंकार में डालते हैं। ठीक है, तुक को इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग। कहीं पे भी राइमिंग या हारमोनी, राइम या हारमोनी बन रही है, उसको हम लोग अंत्यानुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल मानते हैं। तो जैसे इसमें है पवन तन्य संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, है ना, ये एग्जाम्पल है राइम का, तो दिस विल बी अंत्यानुसार अंत्यानुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है लटानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, पूरी पंक्ति ही पुनरावृत होती है इस केस में। ठीक है, पूरी पंक्ति पुनरावृत होती है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, उसे रोको जाने मत दो। ठीक है, फिर उसे रोको मत जाने दो, पूरे पंक्ति को ही रिपीट करा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा उसमें। इसको हम लटानुप्रास अलंकार बोलते हैं, कि पूरा लाइन अगर रिपीट हो रही है ना सेंटेंस, उसको हम लोग लटानुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्या है,
मांगी नाव न ये हाँ, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। तो ये भी लटानुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको मत जाने दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यहाँ पर दो समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है काली घटा का घमंड घटा, मतलब यहाँ पे जो पहले वाला घटा है वो बादल को सिग्निफाई कर रहा है और दूसरा वाला घटा कम होने को सिग्निफाई कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? यमक। नेक्स्ट है कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसका मतलब यहाँ पे जो पहला वाला कनक है उसका मतलब है सोना, ठीक है, और दूसरे वाले का है धतूरा। तो कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। नेक्स्ट है सेम वर्ड यूज कर रहे हैं इनमें बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। फिर जे 3 बर खाती थी, ते 3 बेर खाती थी। बेर है वो दोनों में। ये वाला बेर, जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती थी। ठीक है, तो यहाँ वाला जो बेर है उसका मतलब है 3 बार, 3 बार वाला बेर है और ये वाला है फल। नेक्स्ट है, यहाँ गलत लिखा है ये, यहाँ पे आएगा सारंग ले सारंग चली। सारंग ले सारंग चली, तो इसमें पहला वाला जो सारंग है उसका मतलब है घड़ा और दूसरा वाला सारंग का मतलब है सुंदरी। ठीक है, सारंग ले सारंग चली। नेक्स्ट है सजना है मुझे सजना के लिए। ये कोई सॉन्ग का है लाइन। सजना क्या होता है? सजावट वाला सजना, पहला वाला। और नेक्स्ट वाला सजना क्या रहेगा? वो जो प्रियतम पर्सन रहेगा उसके लिए सजना है। ठीक है, वो रहेगा। फिर है जेते तुम तारे, तेते न नभ में तारे हैं। तो ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसका है जेते तुम, जेते या जैसे, जेते तुम तारे, तेते न नभ में तारे हैं। ठीक है, तो पहले वाला जो तारे का मीनिंग है पार उतारना और दूसरे वाले तारे का मतलब है नक्षत्र। ठीक है, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई हैव टेकन देम फ्रॉम KVS, NVS, EMRS एंड DSSP का एग्जामिनेशन। ठीक है, इन सब का पैटर्न इज सिमिलर टू द CBSE रिक्रूटमेंट एग्जाम का पैटर्न। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस अप। ठीक है, सबसे पहले व्यवस्थित वाक्यक्रम। वाक्यों को उचित क्रम से सजाइए। ये वैसे इनके एग्जाम्पल्स नहीं, अलंकार का क्वेश्चंस नहीं है, ये शायद व्यवस्थित वाक्यक्रम के क्वेश्चंस हैं, पर ठीक है, वील आल्सो डू दीज एज वेल। इसके बाद वाले क्वेश्चन शायद अलंकार के रहेंगे, मैंने वो भी ऐड करे हुए हैं। ठीक है, उनको कर लेते हैं पहले। व्यवस्थित वाक्यक्रम देख लेते हैं कि कोई भी सेंटेंसेस दिए रहेंगे 3-4 एंड वी हैव टू ऑर्गेनाइज देम इन प्रॉपरली। ठीक है, तो क्या क्या दिया है? पहले पी है उनके हाथ में देती है। फिर लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार। फिर है शासन की बागडोर। और लास्ट क्या है? अपने प्रतिनिधियों को चुनकर। ठीक है, तो इसको अगर हम ध्यान से लगाएंगे तो क्या लगना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार। ठीक है, ये पहले आना चाहिए। उसके बाद में क्या आना चाहिए? अपने प्रतिनिधियों को चुनकर आना चाहिए। फिर उसके बाद में शासन की बागडोर आ जाएगी और उसके बाद में लास्ट उनके हाथ में देती है। तो क्या बन जाएगा पूरा सेंटेंस? लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन की बागडोर उनके हाथ में देती है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, दे आर डूएबल।
नेक्स्ट है अज्ञानी मूर्ख व्यक्तियों की उपेक्षा गुणी और मूल्यवान वस्तु के ही कारण होती है। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला गुणी और मूल्यवान वस्तु, है ना, यहाँ व्यक्ति होना चाहिए। हाँ चलो, वस्तु ही है। गुणी और मूल्यवान वस्तु की उपेक्षा, क्यों आएगा उसके बाद में, अज्ञानी मूर्ख व्यक्तियों के कारण ही होती है। ठीक है, ये हो जाएगा स्टेटमेंट। क्या है, गुणी और मूल्यवान वस्तु की उपेक्षा अज्ञानी मूर्ख व्यक्तियों की ही के ही कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगेन सही क्रम में लगाना है हमें। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों में है। फिर वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। महानगरों में वाहनों से प्रदूषण होता है और पर नई तकनीक के वाहनों में प्रदूषण कम है। ठीक है, तो इसमें सबसे बढ़िया क्रम क्या रहेगा, वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, इसको पहले रख देते हैं हम लोग। उसके बाद में क्या आ जाएगा, वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों में होता है। फिर महानगरों में वाहन से प्रदूषण होता है, थर्ड। ठीक है, और लास्ट में क्या है, पर नई तकनीक के वाहनों में प्रदूषण कम होता है, फोर्थ। ठीक है, तो ये रहेगा करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। सही क्रम ये रहेगा, वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों में होता है। महानगरों में वाहनों से प्रदूषण होता है, पर नई तकनीक के वाहनों में प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट है, सही क्रम में चुनिए। सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुना जाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, थर्ड वाला आएगा मेरे हिसाब से, थर्ड वन विल बी द फर्स्ट वन। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, उसके बाद क्या आ जाएगा, सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं, वो सही आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। फिर सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर प्रधानमंत्री होते हैं, और लास्ट वाला, प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हर ज्योति की अवधि तय है, क्योंकि ज्योति अमर नहीं होती। कई ज्योतियाँ तेज जलती हैं तो कई धीमे धीमे। जीवन एक ज्योति की तरह भी माना गया है। जीवन की कई तरह की उपमाएं दी गई हैं, तो फर्स्ट मेरे हिसाब से ये फोर्थ वाला होना चाहिए। जीवन की कई तरह की उपमाएं दी गई हैं, जीवन एक ज्योति की तरह भी मानी जाती है, दैट विल बी द सेकेंड स्टेटमेंट। उसके बाद में हर ज्योति की अवधि, इन दोनों में से कौन सा लेंगे, मेरे हिसाब से सेकेंड वाला विल बी करेक्ट, विल बी मोर सूटेबल। कोई ज्योतियाँ तेज जलती हैं तो कई धीमे धीमे जलती हैं, और हर ज्योति की अवधि तय होती है, क्योंकि ज्योति अमर नहीं होती। ठीक है, दैट विल बी द लास्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सिक्स से एट्थ क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्य के क्रमांश 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। अच्छा, इसके मध्यवर्ती वाक्यों की संज्ञा 2, 3, 4, 5 दी गई है। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, उन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए, जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। ठीक है, तो हमें पैराग्राफ बनाना है, और जो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस है उस पैराग्राफ का, वो दैट हैज़ बीन प्रॉपरली गिवन। यहाँ पे फर्स्ट और सिक्स्थ वाला सही दिया है, पर जो बीच वाले हैं दे आर नॉट सीक्वेंशली अरेंज्ड, उनको हमको ठीक से अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या दिया है, बहुत दिनों की इच्छा, और लास्ट में क्या है, नायकत्व प्रधान हो। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट्स देखते हैं, क्या दिया, अभी तक पूरी नहीं हुई, ठीक जिसके चरित्र में एक जीवन चरित्र लिखो, और क्या है, चरित नायक नहीं मिल रहा था, तो इसमें मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला यही आएगा, ल आएगा। बहुत दिनों की इच्छा, एक जीवन चरित लिखूं, ये कोई स्टेटमेंट बोल रहा है,
बहुत दिनों की इच्छा है कि मैं कोई एक जीवन चरित्र लिखूं, तो ल पहले आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये भी मेरे हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट में भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। बहुत दिनों की इच्छा है कि एक जीवन चरित्र लिखूं और ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। और लास्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, व आ जाएगा मेरे हिसाब से। व में क्या है, चरित्र नायक नहीं मिला था, ठीक है। और उसके बाद ठीक जिसके चरित्र में नायकत्व प्रधान हो, ठीक है। तो यहाँ पे व और फिर लास्ट में र, तो इसका स्टेटमेंट क्या पैराग्राफ क्या बन जाएगा, बहुत दिनों की इच्छा एक जीवन चरित्र लिखूं, अभी तक पूरी नहीं हुई, चरित्र नायक नहीं मिला था, ठीक जिसके चरित्र में नायकत्व प्रधान हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, और लास्ट स्टेटमेंट है इन त्योहारों पर सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। तो बीच के स्टेटमेंट्स को हमें करना है। क्या है, ये त्योहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं। अच्छा, यहाँ उनके त्योहार मनाए जाते हैं, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। मेरे हिसाब से र पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में समन्वय समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं, ठीक है। य के बाद ल आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। य के बाद में ल आएगा, और वह क्या है, लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं, तो ये पहले आ जाएगा ल से। य र य व ल, तो इसका स्टेटमेंट्स क्या बन जाएंगे, हमारे देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, ये त्योहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं, समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं, इन त्योहारों पर सब मिलकर खुशियां मनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, यह हमारा दुर्भाग्य है कि, फिर लास्ट स्टेटमेंट है अनादर उपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए, यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत, अनुपम साहित्य संपदा के प्रति, भारतवर्ष में स्वराज्य होने के बावजूद, तथा उसकी विशाल एवं, अच्छा तो मेरे हिसाब से पहले ल आना चाहिए, ठीक है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में स्वराज्य होने के बावजूद, क्या आएगा, यह आ जाएगा, यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत, ठीक है। और उसके बाद अनुपम साहित्य संपदा के प्रति, नहीं, तथा उसकी विशाल एवं, ये यहाँ पे वो आएगा, तथा उसकी विशाल एवं अनुपम साहित्य संपदा के प्रति अनादर उपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में र ऐसे बन जाएगा, स्टेटमेंट क्या बन जाएगा इसका, यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में स्वराज्य होने के बावजूद यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत तथा उसकी विशाल एवं अनुपम साहित्य संपदा के प्रति अनादर उपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला। फर्स्ट है, दहेज प्रथा का जन्म प्राचीन सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है, ठीक है। और लास्ट है, पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गई। अच्छा, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट्स देखते हैं, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। अच्छा, विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, ठीक है। अपना नया संसार बनाने में उसे अधिक असुविधा ना हो, इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती हैं, स्व इच्छा से दी जाती हैं, कोई बाध्यता नहीं होती थी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
सबसे पहले मेरे हिसाब से र आना चाहिए, ठीक है? मतलब दहेज प्रथा का जन्म प्राचीन सामाजिक प्रथाओं में ढूँढा जा सकता है। विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है और इसके बाद में य आएगा। उसे एक नई गृहस्थी बसानी होती है, ठीक है? तो अपना नया संसार बसाने में उसे अधिक असुविधा ना हो इसलिए उसे उपहार देते हैं। उपहार में गृहस्थी के काम में आने वाली चीज़ों को देते हैं, ठीक है? तो ये रहेगा इसका सही ऑर्डर ए, ठीक है? क्या बन जाएगा? दहेज प्रथा का जन्म प्राचीन सामाजिक प्रथाओं में ढूँढा जा सकता है। विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। अपना नया संसार बनाने में उसे अधिक असुविधा ना हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी। कोई बाध्यता नहीं होती थी, पर धीरे-धीरे इसमें बुराइयां आने लगीं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला। इसमें क्या दिया है? यदि हम कहें कि ये वाला फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, तो धोखे से काम अवश्य लेता है। बाकी क्या है? तो अनुचित ना होगा। यदि हम कहें कि अच्छा, ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता है। तो मेरे हिसाब से र शुड कम फर्स्ट, ठीक है? र आएगा सबसे पहले, उसके बाद में यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं तो अनुचित ना होगा, यह आ जाएगा। क्योंकि ऐसी दशा नहीं, यदि वह धोखा खाता नहीं, रुको, इन दोनों में से पहले क्या आएगा? यदि वह धोखा नहीं खाता, क्योंकि ऐसी दशा में, ये वह पहले आ जाएगा। ल पहले आएगा और फिर वह आएगा। देखो, इसका क्या बन रहा है? यदि हम कहें कि ईश्वर भी गरीबों से अलग नहीं, यहाँ पे वही कुछ मिसिंग है, पूरा नहीं लिखा है अच्छे से इन्होंने। 10th क्वेश्चन ना, हाँ, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, दैट इज़ व्हाई देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। यदि हम कहें कि ईश्वर भी गरीबों से अलग नहीं, तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि वह दूसरे यदि वह धैर्य खोता नहीं, तो ये पूरा क्वेश्चन ही कुछ गलत है, ठीक है? तो डू नॉट बॉदर विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनको हमें अच्छे से लगाना है। इसका स्वाद अच्छा होता है पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। स्कूलों की कैंटीन में इस पर प्रतिबंध है। फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बच्चों को इसे नहीं खाना चाहिए। तो पहले तो थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगा, है ना? फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसका स्वाद अच्छा होता है, पर ये 1 आ जाएगा। फिर 2 और 4 में से कुछ भी आ सकता है, तो 3 1 2 4, ठीक है? सो डी विल बी द आंसर। क्या क्या बन गया? फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसका स्वाद अच्छा होता है पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। स्कूलों की कैंटीनों में इस पर प्रतिबंध है, बच्चों को इसे नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है, वह बड़ी दुकान थी। रुको, वह बड़ी दुकान थी। मैं कुछ खाने की चीज़ें खरीदना चाहता था। मैंने चीज़ें खरीदने में 500 रुपीज़ खर्च किए। मैं एक प्रसिद्ध दुकान पर गया। क्या नंबर है? क्वेश्चन 12। नहीं, प्रसिद्ध नहीं है, ये परचून है। परचून। मैं एक परचून की दुकान पर गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ये, मैं कुछ खाने की चीज़ खरीदना चाहता था। ठीक है, सबसे पहले ये आ जाएगा। फिर मैं परचून की दुकान पर चले गया, ये भी आ जाएगा। वह बड़ी दुकान थी और फिर लास्ट में मैंने चीज़ें खरीदने में 500 रुपीज़ खर्च करे। 2413। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सरल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? अच्छा, अल्फ़ाबेटिकली हमें अरेंज करना है।
तो मेरे हिसाब से सक्षम सेकेंड लास्ट हो जाएगा, है ना? देखो, संतान आएगा पहले, फिर सकल आएगा, फिर सक्षम और फिर सरल। ठीक है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। स तो सब में सेम है, बाकी के टर्म्स देखना पड़ेगा। त पहले आएगा, फिर क, फिर क्ष, फिर र, है ना? नेक्स्ट है रस छंद एवं अलंकार पे क्वेश्चंस। क्या दिया है? चांद चंद की चंचल किरणें खेल रही थी, जल थल में प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा वाला लगा है ना? तो इसमें क्या रिपीट हुआ है? चांद चंद की चंचल किरणें खेल रही थी। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? उपमा, श्लेष, यमक या अनुप्रास। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अनुप्रास का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें रिपीट हुआ है ना? हमने पढ़ा था ऊपर, दी गए काव्य पंक्ति में चांद चंद की चंचल किरणें खेल रही थी। इसमें च वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है। ठीक है, नोट है, अनुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन किया जाता है। देखो क्या लिखा है, अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन किया जाता है। कैसे वर्णन किया जाता है? अतिशयोक्ति में बताऊं, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अत्यंत प्रशंसा के लिए बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है कि यह संभव ही ना लगे, अर्थात उसके विषय में अत्यधिक अंतर्जित वर्णन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज्यादा बोलना, अतिशयोक्ति। ठीक है, जैसे देख लो, साकेत नगरी है यहाँ, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ठीक है, देख लो, साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो किसी भी नगर को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यहाँ पे स्वर्ग और गगन का मेल हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ही हाइपरबोल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना? बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना किसी चीज़ का, इसको अतिशयोक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है सम, सा, सी, सरिस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपमा अलंकार। ठीक है, ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उपमा अलंकार का है जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी उपमेय धर्म के कारण किसी वस्तु की दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके चार अंग हैं: अपमान, उपमेय, वाचक तथा साधारण धर्म। ठीक है, ये टाइप्स हैं उसके। इसको मैं एक बार ऊपर देखती हूँ, क्या नाम था? उपमा अलंकार ना, पेज 12। ठीक है, यहाँ दिया नहीं है, बट उपमा अलंकार में मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं इसका एक बार चेक करके बताती हूँ पूरा। इसमें एक किसी भी चीज़ को दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लाइक, तो उसके जैसा, मतलब सम या सा, उससा है ना? जैसे चांद सा चेहरा है इसका। ठीक है, चांद चांद जैसा चेहरा है, या सुंदर सी लड़की, है ना? या सरिस। ठीक है, ये सब यूज करते हैं फॉर उपमा अलंकार, जैसे सा, सरिस, ये इन सबको हम लोग वाचक शब्द बोलते हैं, सरिस। ठीक है,
ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं। उसमें उपमा अलंकार में दो चीज़ें होते हैं, एक तो होता है उपमेय और एक होता है उपमान। ठीक है, उपमेय क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उपमान हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे चांद, चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। यहाँ पे सा आया है ना, तो इसको वाचक शब्द कहते हैं। अगर सम, सा, सी, सरिस, जैसे ये सब आ रहा है तो वो मानेंगे, इसको हम लोग उपमा अलंकार का एग्जाम्पल मानेंगे। ठीक है, और एक है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें वही हाइपरबोल बोलते हैं इसको, और इसको नॉर्मल ऐसे जैसे कि आगे नदियाँ, इसका एग्जाम्पल क्या, आगे नदियाँ, नदियाँ पहाड़, रुको मैं बताती हूँ, कोई सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ। वह इतना तेज दौड़ता है कि हवा भी पीछे रह जाती है। ठीक है, ये अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज़्यादा बोलना किसी के बारे में, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, जो हमें इलॉजिकल लगे, उतना ज़्यादा प्रशंसा करना, इसको हाइपरबोल बोलते हैं इंग्लिश में। वह इतना तेज दौड़ता है कि हवा भी पीछे रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वो यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में पूछा है। यमक अलंकार हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था। अम, उसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें भी सेम जो वर्ड होता है वो 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स अपीयर होता है, बट उन दोनों टाइम्स में उस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी वर्ड है, घटा घटा, हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे एक घटा क्लाउड्स की बात कर रही है, और दूसरा वाला घटा किसका बात कर रहा है, कम होने की बात कर रहा है, कम करना या कम होना। ठीक है, तो दो, कोई भी वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है पर दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। तो इसमें क्या दिया, लगा दी किसी ने आग आग। रुको, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है ना। हाँ, लगा दी किसी ने आकर आ गया यहाँ पे, हाँ, तो ये तो नहीं है। ठीक है, फिर है यह काया है या शेष उसी की छाया, ये भी नहीं है। सागर सा गंभीर हृदय हो, ये भी नहीं। कनक कनक थे 100 गुनी, मादकता अधिकाई, ये है एग्जाम्पल। ठीक है, यमक अलंकार का। इसमें जो पहला कनक है उसका मीनिंग है सोना, और दूसरे कनक का मीनिंग है धतूरा। ठीक है, तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यमक अलंकार। इस काव्य में अगर कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न हो, ठीक है, तब वहाँ यमक अलंकार कहते हैं हम उसको। ठीक है, नेक्स्ट है रहीम पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सून में। यहाँ पे सब सून है, यहाँ तक है। इसमें कौन सा अलंकार यूज किया गया है, तो इसका आंसर रहेगा श्लेष अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, श्लेष अलंकार में क्या होता है, ये र, र, ये सब वो रिपीट होते हैं। यहाँ पे देखो, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपटा हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों। जैसे यहाँ पे है रहीम पानी राखिए, बिन पानी सब सून में।
इसमें श्लेष अलंकार का यूज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा यमक अलंकार के जैसा ही है, मैं इसमें डिफरेंस निकालती हूँ। अच्छा, देखो मैं दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ आपको। सबसे पहले यमक अलंकार है और फिर है हमारे पास श्लेष अलंकार। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में दोनों में क्या होता है, कोई वर्ड यूज करते हैं हम और उसके दो तीन मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ड को दो तीन बार मेंशन करा रहता है, जैसे कनक, कनक, दोनों कनक का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। इसका कनक का सोना है और दूसरे का मीनिंग है धतूरा। सिमिलरली जैसे घाट, घाट, एक घाट का मीनिंग है क्लाउड्स, दूसरे वाले घाट का मतलब है कम करना, वो वाला घाट। ठीक है, शलेश में क्या होता है, शलेश अलंकार में उसमें या तो दो बार यूज करा होगा या एक बार ही यूज करा हुआ होगा कोई भी वर्ड। जैसे पानी है, इसको एक या दो बार यूज करा होगा, पर ये जो एक बार यूज करा है ना, इसी के दो तीन मीनिंग्स हुए। तो ये वाला जैसे जो पानी है इस वाले में, इसका मतलब या तो नॉर्मल वाटर ले सकते हैं या हम इसको प्रेस्टीज से भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, या लस्टर से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी है, या रिपीट होना है, ज़रूरी नहीं है कि रिपीट होगा। कोई भी सिंगल वर्ड रहेगा उसका मीनिंग्स बहुत सारे होंगे, इसके आप चार पांच मीनिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यही है, इसमें वर्ड रिपीट होता है और मीनिंग चेंज होता है। इस वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है, इसका डिफरेंट मीनिंग है। इसमें वर्ड एक ही बार होता है पर उसके मीनिंग्स बहुत सारे होते हैं। तो इसको यहाँ मैं लिख देती हूँ, वर्ड रिपीट्स, यहाँ इंग्लिश दूसरे ठीक है, और इसमें क्या होगा, वर्ड में अपीयर ओनली वंस, however the meanings multiply। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, कौन सा छंद अर्ध सम्मात्रिक नहीं है। इसका आंसर है चौपाई। चौपाई अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है, यह सम्मात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, शेष दोहा, सोरठा, भरवह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, तो इनका मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको। सम्मात्रिक छंद, सम्मात्रिक छंद वो रहता है, वे छंद जिसमें सभी चार चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ मैं दोनों में डिफरेंस लिख देती हूँ। सम्मात्रिक छंद और असम्मात्रिक।
या अर्ध समात्रिक। तो समात्रिक छंद में क्या होगा, वे छंद होते हैं जिनके सभी 4 चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। चारों चरणों में सेम मात्राएं लगेंगी। ठीक है, मात्राओं की संख्या समान। और असमात्रिक छंद में क्या रहेगा, मतलब अर्ध समात्रिक में पहला और तीसरा छंद, पहला और तीसरा जो चरण है उसकी मात्राएं सेम रहेंगी, या फिर दूसरा और चौथा, सेकंड या फोर्थ है, उसकी मात्राएं सेम रहेंगी। ठीक है, पर चारों चरणों की मात्राएं एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं असमात्रिक छंद। तो कौन सा अर्धसमात्रिक छंद नहीं है, तो अर्धसमात्रिक कौन सा नहीं है, जिसमें चौपाई नहीं है। चौपाई में सारे सेम रहते हैं, वो समात्रिक हो जाता है। ठीक है, तो चौपाई अर्धसमात्रिक छंद नहीं है। यह समात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। शेष मतलब दोहा, सोरठा, बरवै, अर्धसमात्रिक छंद, ये सब क्या रहेंगे, अर्धसमात्रिक छंद के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सही छंद का चयन कीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया है, रहीम पानी राखिए, बिन पानी सब सून, फिर पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है दोहा, दोहा का एग्जाम्पल है। ठीक है, रहीम जी के दोहा है ये, और ये असमात्रिक छंद के एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, तो जो प्रश्नगत पंक्तियों में दोहा छंद है ये, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तृतीय छंद चरण में 13-13 मात्राएं, ठीक है, तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और अगर हम सम्मात्रिक छंद की बात करें तो उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं चारों चरणों में। नेक्स्ट है, वात्सल्य रस के सर्वप्रथम चर्चा किसने की। तो ये वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा विश्वनाथ जी ने की थी। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा आचार्य विश्वनाथ ने की थी। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सलता होता है। ठीक है, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लिख आप याद रखिएगा। भरत मुनि ने 8 संख्या मानी है रसों की। नेक्स्ट है, अब तो सन्नासी अब ना रहो में कौन सा रस है। नहीं, ये कुछ गलत लिखा हुआ है। इसमें स्टेटमेंट क्या है, अब लौ नसानी, अब लौ नसानी अब ना नसैहो, लौ नसै, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें है शांत रस। ठीक है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में शांत रस का प्रयोग हुआ है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। शांत रस की कल्पना उन्होंने की थी, उद्भष्ट जी ने की थी। उद्भट बोलते हैं इनको, शायद उद्भट या पता नहीं। नेक्स्ट है, विस्मय कौन सा भाव होता है। तो विस्मय है स्थायी भाव है ये। ठीक है, विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है।
अद्भुत रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव से ही रसों का जन्म होता है। मूल रूप से रसों की संख्या 9 मानी जाती है, जो निम्न प्रकार के हैं। क्या क्या है? सबसे पहले रस और उनका स्थायी भाव देख लेते हैं। जो श्रृंगार रस है उसमें रति होता है स्थायी भाव। फिर हास्य रस में हास होता है, करुण में शोक, वीर में उत्साह, रौद्र में क्रोध, भयानक में भय का भाव होता है। विभत्स में विभत्स कहाँ गया? विभत्स में जुगुप्सा का भाव होता है। शांत में निर्वेद, वैराग्य या शम का भाव होता है। और अद्भुत में विस्मय का भाव होता है। ठीक है, ये 9 टाइप्स हैं। और जो भरत मुनि जी ने 8 माने थे। वात्सल्य रस के सर्वप्रथम चर्चा आचार्य विश्वनाथ ने किया है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सलता होती है। ठीक है, और जो भरत मुनि जी ने 8 रस माने हुए हैं। So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.